हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है मैं क्वेश्चन ही कंसेप्ट कराता हूं, हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी कंसेप्ट होगा वहीं पे हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हर एक कंसेप्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या आ रहा है ध्यान से देखो क्या बोला है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर। क्या बोला है भैया? द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब दो तीन मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे कोलिजन हो रहा है इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो भैया, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट बताता हूं। दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान से देखो भैया, कंसेप्ट के साथ जाएंगे। और एक होता है मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? जो सिंगल स्टेप में होता है। जो रिएक्शन मेरा सिंगल स्टेप में होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मोर देन वन स्टेप। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री, जो एक से ज्यादा में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करता हूं मोलेक्युलैरिटी का, किसका बात करता हूं मैं? मोलेक्युलैरिटी का। देखो ये वर्ड बहुत काम का भी आएगा, मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं क्या होता है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स का कोई बात नहीं होगा। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज सेड टू बी मोलेक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसको हम लोग मोलेक्युलैरिटी बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा कि A प्लस बी से बना C, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स टकराया? एक A टकराया और एक B टकराया। तो मैं बोलूंगा कि इसका मोलेक्युलैरिटी कितना है? इसका मोलेक्युलैरिटी 2 हो जाएगा। और ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ है, और जो सिंगल स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इतना बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में आओ। The number of molecules that react with each other in elementary reaction is said to be molecularity of the reaction। इसी को हम लोग molecularity बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट आगे भी आएगा। ठीक है, तो molecularity समझ में आ गया ना? जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं molecularity। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने दो तीन क्वेश्चन ऐसा लिया है। क्या बोला है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस 2 टाइम। क्या बोला है? कि अगर मैं रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, तो रिएक्शन का जो रेट है ना वो भैया 4 टाइम्स हो जाता है। तो देखो भैया, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले रेट लॉ लिखना पड़ता है, मैं सिखाता हूं। मान लो एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ लिखने का तरीका होता है, रेट लिख देते हैं, यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और पावर हो जाता है एक्स। ये एक्स क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ये जो पावर होता है ना, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर? अब सुनो क्या बोला है कि रिएक्टेंट को जब हमने 2 टाइम्स किया, रिएक्टेंट जो है इसको जब हमने 2 टाइम्स किया, तो जो रेट है पूरा वो कितना टाइम्स हो गया भैया? 4 टाइम्स हो गया। मतलब जब हमने इसको 2 टाइम्स किया तो रेट हो गया 4 टाइम्स। तो 4 कैसे हुआ होगा? तो आपको पता है, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। मतलब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना भैया? देखो, रेट को किया, मतलब रेट मेरा 4 टाइम्स है, पर 4 टाइम्स कैसे हुआ? जब रिएक्टेंट को किया गया 2 टाइम्स, तो 2 पे कौन सा पावर आएगा जो 4 हो जाए? तो 2 पे 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और यही पावर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने एक और दो लिया है जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कंसेप्ट में आएंगे। देखो भैया क्या बोला है, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलेक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये तुम धरती में कोई भी एग्जाम दे दो, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है, मैं समझाऊं पहले। देखो पहले मैं कंसेप्ट से बताता हूं। देखो मैंने क्या बोला, यहां बोला a प्लस बी से ना c बन जाता है, एक रिएक्शन हुआ है। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ में क्या होगा? रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ए, पावर कुछ भी मान लो x है, और यहाँ पे पावर मान लेते हैं y। ठीक है, ये x और y जो है ये ऑर्डर होता है। सुनना ध्यान से, x क्या है? x है ऑर्डर ऑफ a। y क्या है? y है ऑर्डर ऑफ b। ठीक है, और अगर दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस y क्या है?
तो ये मैं बोलूंगा ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या इतना बात क्लियर है? ठीक है। और ये ऑर्डर है क्या? सुनो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर। किसका पावर भैया? खाली ऐसे लिख देंगे, ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर of the concentration of the reactant, of the concentration of the reactant। और किसमें? ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो पूरा बोलेंगे इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एग्जाम में ऐसे दिखा दिया। अब पूरा डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो जल्दी से एक बार। वीडियो को पॉज कर लो, इतना पहले उतार लिया, अब लिखो। लिखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, लिखो ना, साथ साथ लिखो ना, खाली देखने से नहीं होगा, लिखो ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज, order of the reaction is defined as the sum of the power, order of the reaction is defined as the sum of the power of the concentration of the reactant, of the concentration of the reactant in the rate law expression, in the rate law expression। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कि जो ऑर्डर है ना यार, ये पावर तो कुछ भी हो सकता है दोनों को जोड़ के। तो ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी होल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। ऑर्डर लिखना अच्छा से, ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है, और होल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया, चलो अगला बात क्या है कि ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट भी बता देता हूं, इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब मैं बात करता हूं भैया मोलैक्युलैरिटी पे। देखो सुनो, बता तो दिया था ना कि जितने एग्जांपल से समझो, ए प्लस बी से क्या बनता है? सी बनता है। तो ए का मॉलिक्यूल बी का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा। कौन से रिएक्शन में? एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो क्या बनेगा? सी। तो इसका मोलैक्युलैरिटी कितना हो जाएगा? 2। जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं वही कहलाता है मोलैक्युलैरिटी। तो डेफिनेशन क्या होगा? लिखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, taking part in elementary reaction is said to be molecularity of the reaction। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑर्डर तो जीरो हो सकता था। कभी सुना है जीरो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे? अरे जीरो क्या होता है? नेगेटिव मॉलिक्यूल्स टकरा रहे, आधा मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मोलैक्युलैरिटी कांट बी जीरो, कांट बी नेगेटिव, कांट बी फ्रैक्शनल। ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता था। तो यहां पे लिखेंगे इट इज अ थियोरेटिकल या थियोरेटिकली कंसेप्ट, या इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। वो एक्सपेरिमेंट था और ये क्या है? थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट बता दिया और एक एक एक्सप्रेशन देके भी दिखा दोगे तो और अच्छा लगेगा। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छे से हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज है, कंसेप्ट है, एक बार समझ जाओगे दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। समझना, बोला है कि ए से बी गया है। ठीक है, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ए है, सेकेंड ऑर्डर है, तो पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। बोलो ना, यही पावर ही तो होता है ऑर्डर। ठीक है, अब बोला है कि इफ द कंसंट्रेशन ए इंक्रीजेस टू 3 टाइम, अगर ए को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। तो जब जो नया रेट होगा इट इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स, इट इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। तो जो नया रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। तो बोला है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 टाइम, हाउ इज द रेट ऑफ इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी? द रेट विल बी इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। ठीक है, देखो भैया ये क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। बोला है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझो, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल दिया हुआ है, 2 एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बोला भी एग्जांपल लेके समझाओ। तो एग्जांपल है मेरा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, याद है ना? ईस्टर फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं चॉकलेट मैंगो, तो उसमें भैया मैंगो नहीं होता है, ईस्टर डाला जाता है। परफ्यूम में जो सेंट आता है, वाओ, ठीक है भैया, तो उसमें क्या होता है? ईस्टर होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने ईस्टर लिया, आपको पता होगा ईस्टर कुछ ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। ठीक है,
मिथाइल है तो इसका नाम भी मैं बोल देता हूँ, लिख दोगे एग्जाम में तो अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, वाटर इन एसिडिक मीडियम, या आप चाहो तो H3O प्लस भी लिख सकते हो, पर ये वाला मेरे को तरीका ज्यादा सही लगता है, ठीक है। और मैंने ऑर्गेनिक में कैसे सिखाया था, जल्दी बताओ। हाइड्रोलाइसिस, ओ के बगल में किधर भी तोड़ना है तोड़ दो, इधर भी तोड़ सकते हो इधर भी तोड़ सकते हो। ओ को दे दो H, बगल वाले को दे दो OH, तो यहाँ पे क्या बन जाता है भैया, एक बन जाता है मेरा एसिड और एक बन जाता है मेरा एल्कोहल। थोड़ा समझा दिया तो रटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो काम है ना बस रट लो, ठीक है भैया। चलो अब देखो, सुनना, मैंने क्या बोला कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ईस्टर का कंसंट्रेशन है 0.01 मोलैरिटी और वाटर है 10 मोलैरिटी, मतलब यहाँ पे वाटर हमने एक्सेस में ले रखा है भैया, ठीक है, ले लो भैया, क्या दिक्कत है। कुछ समय बीता, कितना समय बीता, 30 समय बीत गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना इसका कंसंट्रेशन था वो तो कंज्यूम हो गया होगा, तो जितना वहां हुआ है यहाँ पे भी उतना ही जाएगा 0.01, और जितना यहाँ कंज्यूम हुआ है उतना ही यहाँ बनेगा 0.01, एंड यहाँ भी 0.01, ठीक है। और 10 से 0.01 जाएगा तो कितना बचेगा, 9.99 मोलैरिटी आया। मतलब देखो 10 है या 9.99 है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया भैया। एक्सेस में था तो कहां से चेंज आना, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो रेट क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, बुक में ऐसे लिखा होगा CH3COOO CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाटर था, ठीक है। अब एक बात बताओ कि वाटर का कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया नहीं, पहले भी 10 अभी भी मोटा मोटी 10 है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही हो गया ना। तो यहाँ पे जो नया रेट बनेगा के डैश लिख दे, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3COO CH3। अब पावर कुछ नहीं है तो 1 है, समझना बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो, होना चाहिए था यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट और 1 क्या सेकंड ऑर्डर, होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर, पर वाटर यहाँ पे कांस्टेंट था, एक्सेस में था, तो अब ये भी कांस्टेंट बन गया, मतलब अब ये कैसा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। है था सेकंड, पर बिहेव किसके तरह कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। नहीं समझ में आएगा, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर था, इट कैन बी थर्ड ऑर्डर, किसी और के लिए थर्ड भी हो सकता था। द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई ऑर्डर रिएक्शन बट बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेट टू बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, the reaction which is expected to be high order reaction but behave as a first order reaction is said to be pseudo first order reaction। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, क्लियर है ना। यहाँ पे वाटर किस में है, एक्सेस में, कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। जो मैंने बोला है उसको स्लो करके लिख लेना, फिर से बोल रहा हूं, द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई ऑर्डर रिएक्शन but behave as a first order reaction is said to be pseudo first order reaction। क्लियर है, जल्दी उतारो फटाफट से। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो, ये क्वेश्चन भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे टेबल्स वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं हल्का जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा फील आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा डेटा का करेक्शन होगा, यहाँ पे होगा बेसिकली 0.05 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो, यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस में लोगों को डाउट आ जाता है, मैं पहले बोल रहा हूँ आराम आराम से करेंगे, ध्यान दो क्या बोला है कि आपका दिया हुआ है फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन फॉर द गिवन रिएक्शन x प्लस वाई से प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे x का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे y का कंसंट्रेशन है, 3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये इसका इनिशियल रेट है, ठीक है। सुनना क्या बोला है, बोला है भैया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जो जो बोला है वो कर लेंगे, पहले ध्यान से सुनो। मैं अगर इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ क्या होगा भैया, के यहाँ पे कंसंट्रेशन x है, पावर अपने मन से a ले लेंगे, a क्या होता है ऑर्डर, और यहाँ पे y है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा b। a भी आ गया ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का ना। अब सुनो, a और b निकालेंगे कैसे सर, भैया टेबल दिया है, मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे सीखना। देखो इस हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं, यहाँ पे ना पहले देखो मैंने क्या देखा कि अगर मैंने लिया एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, क्या देख रहा हूं मैं इसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ y दोनों में क्या है, कांस्टेंट। देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 लिया, मैंने क्या देखा कि भैया कंसंट्रेशन y क्या है, कांस्टेंट, और आपको पता है जो कांस्टेंट होता है उसका रेट में कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखो इससे क्या फायदा हुआ, मैंने लिखा इसको येलो से कर दे। देखो मैंने क्या लिया, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है।
यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला कि कंसंट्रेशन y क्या है, कांस्टेंट है। अगर कंसंट्रेशन y कांस्टेंट है तो इसके वजह से कोई रेट में चेंज आने वाला नहीं है। रुको तो बता रहा हूं, देखो तो, देखो यहाँ पे देखना एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में x का क्या हुआ। x आप देखो 0.1 से चल गया 0.2, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ट्वाइस, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, y का तो कोई रोल था नहीं, अगर दोनों एक साथ करोगे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक को मैंने शांत कर दिया, एक से कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। अब ध्यान दो, जब आपने कंसंट्रेशन x को डबल कर दिया तो रेट में क्या चेंज आया, 0.05 था 0.10 है, मतलब ये भी क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मतलब आपने कंसंट्रेशन ऑफ x को अगर डबल कर दिया तो रेट भी हो गया 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पे कौन सा पावर होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स बोलता तो 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 टाइम्स। ठीक है, पर बोला है कि कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट भी डबल हुआ, कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट भी डबल हुआ, तो पावर क्या होगा, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। कंसंट्रेशन 3 किए तो रेट भी 3 हुआ, तो पावर क्या होगा, 1। कंसंट्रेशन 4 किए तो रेट भी 4 हुआ, तो पावर क्या होगा, आपका 1। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से पता चल गया कि भैया ए का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा जिसमें एक कांस्टेंट है एक चेंज है, फिर एक कांस्टेंट है एक चेंज है। ठीक है, अब देखो y वाला खेला खत्म हो गया, अब मुझे चाहिए x में, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं ऐसा कुछ लेता हूं जहां पे x कांस्टेंट है। देखो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 में मेरा क्या है, x कांस्टेंट। अब मैं क्या लिखूंगा, इन, रेड पेन को हटा ही देते हैं, व्हाइट पे व्हाइट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार। इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है। अब इससे कोई मतलब नहीं हमें, तो y में देखो क्या हुआ, y का कंसंट्रेशन आधा हो गया 0.2 से 0.1, पर रेट में यार कोई चेंज ही नहीं आया, 0.05 0.05, मतलब क्या है, मतलब कंसंट्रेशन तुम y का कितना भी चेंज कर रहे हो, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये तभी पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन ऑफ y जो है इसका पावर क्या है, 0, क्योंकि एनीथिंग 0 टेंस टू बी क्या होता है, 1। तुम कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे केस में पावर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से मुझे b का पावर क्या मिल गया, 0। देखो ना, आधा कर दिया। अरे भैया कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट भी तो चेंज होगा, कंसंट्रेशन आधा कर दिया, रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या होगा, 0। जब जब कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट पे कोई चेंज नहीं आता है तो ऑर्डर क्या होगा, 0। तो मेरे को रेट लॉ मिल गया ना, तो रेट लॉ मेरे को क्या मिल गया, के मिल गया। ठीक है, एक्स की पावर क्या था, 1, वाई की पावर क्या था, 0। ऐसे भी लिख सकते हो, पर ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि एक्स की पावर 1 और एनीथिंग 0 टेंस टू बी 1, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। दैट्स माय फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, चलो भाई बहुत बढ़िया। फाइंड द ऑर्डर मिल गया, रेट लॉ मिल गया। अब बोला है रेट कांस्टेंट भी बता दो, मैं ही बता दूं, पक्का बता दूं। देखो ये रेट है इक्वेशन, अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है के। कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, एक्सपेरिमेंट 1 ले लिया, इसका रेट कितना है, 0.05 है। ठीक है भैया, रेट कांस्टेंट निकालना है के। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स कितना है, 0.1, और पावर 0.1 है ना, और पावर क्या है, 1। ठीक है, तो भैया के का वैल्यू कितना आएगा, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, 0 से 0 गया, 5 से 2 गया, तो 1/2 का आंसर कितना होता है, 0.5। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दिया इसी इक्वेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। अब सुनो, मैंने बोल रहा हूं कि मेरे को 60 मिनट लगता है पूरा रिएक्शन को कंप्लीट करने में, मतलब 100%। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया आधा आधा रिएक्शन करने में कितना लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 30 मिनट। मतलब ये बोला है कि 50% कंप्लीशन में 30 मिनट लग रहा है, तो ये 50% कंप्लीशन किसको बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड को, मतलब जितना समय लगना चाहिए उसका आधा समय। तो ये जो 30 मिनट दिया है ना, ये क्या दिया है, टी हाफ कितना है भैया, 30 मिनट से, ऐसे पकड़ना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के निकालना है। क्या आपको मैंने पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था क्या, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बाई के। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा, 0.693 बाई टी हाफ,
टी हाफ कितना है 30 मिनट है, मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, मेरे से ही करवाओगे क्या? देखो करके दिखाता हूँ, देखो पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है भैया। अब देखो 3 से गया 10 बार में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 231 इंटू 10 की पावर 4, अगर 10 की पावर सॉरी माइनस माइनस, ठीक। अब देखो 2 डेसिमल आगे जाएगा तो 2.31 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो भैया क्लियर है, जल्दी उतार लो। उतारते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर वर्सेस टाइम टी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैं नहीं चाहता हूं कोई भी रिएक्शन रट हो, जैसे मैंने इसका आंसर बोल दिया बी, आप रट लोगे, पर आपने सीखा क्या इससे? इसके लिए मैंने क्वेश्चन रखा है लास्ट में, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एकदम समझ के जाना है। क्या क्या समझ के जाना है? इसका दोनों ग्राफ, इसका रेट इक्वेशन, इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसका एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स तो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने तुक्का तो मार दिया, ठीक है, आप भी बोलोगे हाँ रट लेते हैं, पर रट के कितना क्या करोगे भाई? अब देखो एक काम करता हूँ ना, तो उस क्वेश्चन को मैं पहले ही ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखो मैं पूरा बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इसको मैंने लास्ट में रखा था, ठीक है, पर मैं इसको पहले बता रहा हूँ क्योंकि यही जान है इस चैप्टर का यार। अब देखो बोला है राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ये मैं बताऊंगा ना, मेरा 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, समझो, मैं पूरा बता रहा हूँ डिटेल में, समझना। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समझो। मैंने लिखा कि रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने बोला कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट, और जब कुछ समय बीत गया तो मेरा कंसंट्रेशन क्या हो गया, सी टी। यहां पे मैं लिख देता हूं कि सी नॉट मेरा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और सीटी को ना बहुत लोग बोल देते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, गलत है स्टेटमेंट। सीटी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे जितना कंसंट्रेशन है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बैटरी देख रहा था यार, और एक बात मैं आपको बता दूं, बुक में ना हल्का सा चेंज कर दिया। चेंज किया, देखो अपना अपना मानने का तरीका है, ठीक है। बुक में सी नॉट को माना है आर नॉट, देखो मैं भी मान सकता था, पर मेरे को फील भैया सी नॉट सीटी में आता है। एग्जाम में लिखो कोई काट नहीं सकता, बस यहाँ लिख देना सी नॉट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, सीटी क्या, कंसंट्रेशन है टाइम टी। पर अगर आप चाहते हो नहीं सर मेरा नंबर कट जाएगा, मैं बुक वाला ही लिखूंगा, तो सी नॉट के जगह आप आर नॉट लेके प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने सीटी लिया है बुक में कंसंट्रेशन आर लिया, बस यही चेंज है, ठीक है। अपना अपना सुविधा अनुसार, मेरे को इसमें फील आता है भैया, मेरे को फील चाहिए, ठीक है। तो जो मैं सी नॉट ले रहा हूं बुक में आर नॉट ले रहा है, जो मैं सीटी ले रहा हूं बुक में आर ले रहा है, बस यही चक्कर है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अब अगर मैं इसका रेट लिखूंगा ना यार, सुनना ध्यान से, तो रेट लिखने का दो तरीका होता है। एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट डिक्रीज करता है इसलिए साइन क्या है, माइनस। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एक रेट लिखने का तरीका कौन सा है, जो मैंने भी सिखाया है रेट लॉ में, यहाँ पे के लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आर आ जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 आ जाएगा। दोनों ही तो रेट है, बोलो हाँ या ना। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर के बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो भैया यहां से मैं शुरुआत करूंगा पूरा, और एकदम अंत तक जाएंगे, आपको देखने में लगेगा इतना बड़ा डेरिवेशन, अरे नहीं भैया कुछ नहीं है, समझो ना। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, देखना कुछ गलती नहीं हो, के आर, ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो आर के नीचे आर, भाई भाई को साथ रखो, तो मैं ऐसा लिखूं माइनस डी आर बाय आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डी टी, ठीक है। अब माइनस को ना कांस्टेंट की तरफ रखो जिससे दिक्कत हमें कम होगा, तो माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो मैंने क्या किया, on integrating on integrating both side, on integrating both side, दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखो भैया जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो मैंने यहाँ पे किया इंटीग्रेट, तो यहाँ पे कौन है, डी आर बाय आर, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिख दिया ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो कंसंट्रेशन कहां से कहां तक था, सी नॉट से सी टी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है,
फाइनल कंसंट्रेशन क्या है Ct, इनिशियल टाइम क्या है 0, फाइनल टाइम क्या है T है। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। और क्या आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r क्या होता है? जल्दी बता दो। पता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r, मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r क्या होता है? ln r होता है। कहां से कहां करेंगे इंटीग्रेशन? C नॉट से Ct तक। ठीक है, माइनस के तो बाहर है। और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? t, कहां से कहां तक? 0 से t तक। ठीक है, अब देखो भैया r के जगह पे एक बार Ct रख देते हैं, तो ln Ct माइनस ln C नॉट माइनस के t के जगह पे एक बार t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो ln Ct माइनस ln C नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के टी। ठीक है, अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इधर इसको इधर ले जाओ। तो के टी इज इक्वल टू क्या होगा? ln C नॉट माइनस ln Ct। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया ln C नॉट माइनस ln Ct बाई टी। दैट्स माय फॉर्मूला फॉर द रेट कांस्टेंट। ठीक है, बट ये क्वेश्चन काम आएगा ग्राफ में, पर इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए हमें लॉग चाहिए, ln से कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ूं क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कंसेप्ट के लिए। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ln a माइनस ln b जो होता है ना, वो होता है ln a बाई b। एक बात ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ln को log के फॉर्म में लिखते हैं, तो ln जो होता है वो होता है 2.303 log। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब चलो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ। k है ln a माइनस ln b को क्या लिख सकते हैं? ln a बाय ln b लिख सकते हैं ना। देखो बोला था ना ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाई b, और डिवाइड बाय क्या है नीचे t। और जब ln को log में तोड़ेंगे तो ln को क्या लिख सकते हैं? 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ C नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ct डिवाइड बाय t। यही जो फॉर्मूला है जो मुझे हर जगह पे काम आता है। दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 बाई t log ऑफ C नॉट बाय Ct। और जब बुक में खोलोगे तो ये लिखा होगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ C नॉट के जगह पे लिखा होगा R नॉट, और Ct के जगह पे लिखा होगा R। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके पूरा बता दिया। पर अब बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ दो चाहिए, एक तो लॉग वाला ग्राफ हमें सीखना है, और एक हमें ln वाला ग्राफ भी सीखना है। ये दोनों ग्राफ मैं सिखाऊंगा। पहले जल्दी से इतना उतार लो। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। चलो, पता भी कितना बज रहा है? आप तो मुझे कमेंट करते हो सर, आप लेक्चर नहीं डाल रहे हो, ये नहीं डाल रहे हो, वो नहीं डाल रहे हो। देखो दिन भर इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना यार। ठीक है, अब तो मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस इतने कम कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी लेक्चर कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 12 जनवरी है, आज ये वीडियो आने वाला दिख रहा है फोन में। देखो देखो देखो, 12 जनवरी है और समय हो रहा है एक रात के 1:10। ठीक है, अभी मैं पहला रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 4 बजे 4 वीडियो मुझे और रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो कल यूट्यूब पे ना 4 वीडियो आएंगे कल। ठीक है, तो 3 बजना है मोटा मोटी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें फटाफट से। पर तुम फिर भी कमेंट में नहीं करते हो बिल्कुल भी ना। चलो आगे बढ़े भैया। अब देखो, अब ग्राफ सिखाता हूँ फटाफट से। देखो ग्राफ, पहले लॉग वाला ग्राफ। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कोई भी ग्राफ जब बनता है ना, उसके लिए इक्वेशन होता है क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी ग्राफ बनेगा तो इसमें बनेगा। व्हाट डू मीन बाय y? y का मतलब हो गया मेरा क्या? दैट्स कॉल्ड y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। y मीन्स y एक्सिस। m क्या होता है? m होता है स्लोप। स्लोप मतलब क्या? कि ग्राफ नीचे गिर रहा है या ग्राफ चढ़ रहा है, पैराबोलिक है या कैसा ग्राफ। ठीक है, और x का मतलब तो आपको पता है x एक्सिस होता है, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। मैथ्स वाले लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा, मैं सबको बता देता हूँ। इंटरसेप्ट का मतलब क्या? अरे ग्राफ कहीं से चढ़ रहा है तो कोई पॉइंट से ना चढ़ेगा यार। मान लो ग्राफ यहाँ से इंक्रीजिंग गया तो ये क्या है? इंटरसेप्ट। ग्राफ यहाँ से नीचे आया तो ये क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां से ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मुझे इसका इसका ग्राफ चाहिए, इस इक्वेशन का। समझना, देखो क्या है, ये के है तो ऐसा लिख सकता हूँ, टी को भेज दो ऊपर। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या है, मैं बुक वाला ही लिख देता हूँ। यहाँ पे कौन है भैया? आर नॉट बाय आर है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, के कांस्टेंट है, 2.303 भी कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट को एक जगह पे रखो। तो के बाय 2.303 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर। लिख दिया ना। अब देखो, ये मेरा हो गया y एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने माना y एक्सिस। ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो वही मानते हैं y। ये है आर नॉट बाय आर। ठीक है, और देखो ये मेरा कौन है? m है। ठीक है,
एक्स एक्सिस में कौन है टाइम, जनरली एक्स एक्सिस पे टाइम ही होता है। और सी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी यहाँ पे क्या है, जीरो। मतलब मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, इंटरसेप्ट क्या है, जीरो। ठीक है। अब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आगे में साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब इसका स्लोप कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। तो पूछ लिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप क्या है, किसके टर्म्स में, लॉग के टर्म में। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, के बाई 2.303। बहुत बड़ा आया हुआ ये क्वेश्चन। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सारा कांस्टेंट एक जगह, इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है ना। पर एक ग्राफ मुझे आपको बताना है एलएन के टर्म में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने क्वेश्चन छोड़ के आए ना वो एलएन के टर्म में ही है। ठीक है, चलो हो गया पक्का। अब देखो, एक मैं बताता हूँ एलएन के टर्म में। कहाँ है भैया, देखो ये है ना एलएन। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी। ठीक है ना। अगर मैं इसको करूं एल एन आर के टर्म में जो हमें चाहिए, तो आपको पता है सी नॉट को लिख सकते हैं आर नॉट, और सी टी को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो पूछा है एल एन आर वर्सेस टाइम पूछा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको इधर भेज दूं। तो यहाँ पे एल एन आर है, कंसंट्रेशन लगा देते हैं। यहाँ पे कौन है, एल एन आर नॉट है, और माइनस क्या है, के टी। ठीक है, तो वाई एक्सिस ये हो गया, यहाँ पे दो टर्म है तो ये हो गया एम, ये हो गया एक्स, और ये क्या हो गया, सी। पूछा है स्लोप, तो देखो स्लोप माइनस के आ गया, स्लोप माइनस के आ गया। मैं ग्राफ भी दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे एल एन आर है, ठीक है भैया, यहाँ टाइम है, स्लोप कैसा है, सॉरी इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो कहीं भी ले लो अपने मन से। ये मेरा इंटरसेप्ट है एल एन आर नॉट, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो ये नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग होगा, तो स्लोप मेरा कैसा होगा, माइनस के। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो इक्वेशन बोलेगा जैसे हम लोग वैसे पुट कर देंगे, जहां पे दो टर्म है वो मेरा एम एक्स हो जाता है, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, माइनस के। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ स्लोप फॉर्मूलाज। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ करोगे साथ साथ तो सब दिख जाएगा। ठीक है, चलो भैया फटाफट से क्वेश्चन में आते हैं। देखो यही क्वेश्चन था, क्या था भैया, एल एन आर वर्सेस टाइम, तो क्या होगा, माइनस के। अब तो बन गया ना, चलो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब फटाफट से करो भैया, टाइम बहुत हो गया। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स। ओ ओ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, अर्हेनियस का क्वेश्चन है। देखो, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो क्या बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर था 293, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। T2 कितना है भैया, 313। मान लेते हैं पहले रेट कांस्टेंट अगर के रहा होगा, तो बाद में रेट कांस्टेंट क्या हो गया, 4k हो गया, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है भैया, क्या बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। डायरेक्टली बन जाएगा, मैं करूंगा नहीं, आपको करना है, मैं बता देता हूँ पूरा फॉर्मूला। आपको याद है भैया क्या, कि log ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू क्या होता है, EA बाय 2.303 इंटू आर, और यहाँ पे होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, ये होता है। अब देखो भाई log ऑफ K2 के जगह पे क्या आ गया, 4k, K1 के जगह पे K आ गया, K1 के जगह पे क्या आएगा, K, और यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे 2.303 है। R का वैल्यू पता होता है 8.314, शायद दिया भी होगा, दिया भी है। अब बचा क्या, T1 कितना दिया है भैया, T1 है 293, ठीक है, और T2 कितना है, T2 है 313 है। थोड़ा न्यूमेरिकल स्टफ होगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। के से के चला गया, log 4 का वैल्यू पता होना चाहिए 0.63। एक इक्वेशन एक वेरिएबल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, और आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में ही आता है। ठीक है ना, मेरे को कमेंट करके बताओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, पर मेरे को पता है आप नहीं बताओगे। एक आध लोग तो बताते भी है, ठीक है, बाकी लोग बस काम हो गया अपना, क्यों बताएंगे। और कुछ लोग तो करेंगे भी नहीं, सर बस हो गया, बन जाएगा एग्जाम में। अरे भाई कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 4 टाइम्स। अब डायरेक्टली कर लोगे, बोला 4 16, तो 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्टली मार दोगे सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब तो डायरेक्टली कर सकते हो ना। अरे भैया बोला 4 टाइम्स, हो गया रेट 16 टाइम, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, डायरेक्टली आ जाएगा बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द स्लोप वैल्यू ऑफ एंड फ्लो। ओ ये अभी किए हैं, आर नॉट बाय आर, क्या आया था, आर नॉट बाय आर, देखो तो वही आया था ना, के बाई 2.303। देखो लॉग में था ना, लॉग 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 वाला कहाँ है, देखो भैया लॉग वाला यही था ना, क्या आएगा, के बाई 2.303। ठीक है, देखो है ना आर नॉट बाय आर। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ भाई एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट है आर नॉट बाय आर। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, पूरा मैंने बता भी दिया, के बाय 2.303। ठीक है, चलो
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 75% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है। आइए कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि भैया रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मैंने बोला कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या था, 100 सी नॉट था। 100% मतलब मैंने मान लिया 100 सी नॉट, रिएक्टेंट पूरा है। पर बोला है कि जब 40 मिनट बीत गया, कितना मिनट, 40 मिनट बीत गया, तो बोला है कि 75% डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 25 सी नॉट बचा होगा। पहले 100 था, 75% डिकम्पोज हो गया, मतलब 75% प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गया होगा। ये क्या मैं इक्वेशन लिख लिया हूँ, अच्छे से बोलो। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे में बनाता हूँ, बहुत इजी हो जाता है। अब आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट, या आर नॉट भी बोल सकते हो, मैं वही लिख देता हूँ, चलो जो आपको बुक में है, आर नॉट बाय आर। ठीक है, निकालना क्या, के ही तो निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303। टाइम कितना दिया भाई, टाइम जल्दी देखो, 40 मिनट्स दिया है। ठीक है, लॉग ऑफ सी नॉट मतलब आर नॉट क्या है, 100 सी नॉट है। आर क्या है, 25 सी नॉट है। सी नॉट से सी नॉट गया, 25 से 4 बार में गया, और लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है, 0.60, हम लोग पता है। ठीक है, तो यहाँ पे के जो होगा वो होगा 2.303। यहाँ पे log 4 का वैल्यू गलत लिखा हुआ है, 0.63 होगा। ठीक है, 2.303 बाय 40 है, इंटू 0.60 है। मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, अब सॉल्व कर लोगे, इतना तो आप कर ही सकते हो। नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 से जाएगा 4, 10 से जाएगा 6, 2 से, और यहाँ पे किससे जाएगा, 3 से। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा। ठीक है ना, चलो भाई, आई होप इट्स वेरी वेरी सिंपल, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। बोला है द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस हम लोग पढ़े थे कि k इज इक्वल टू क्या होता है, a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये था मेरा अर्हेनियस इक्वेशन, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हैं। क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। ये एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वैसे लिख दिया है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, बोला है इफ द रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दिया है 4 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब हमें टाइम निकालना है, क्या से क्या चिक्का, जब उसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.1 मोलैरिटी, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, या कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितना हो गया 0.064। ठीक है, आपको याद है अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, या आर नॉट बाई आर। उसी तरह से जीरो ऑर्डर का भी निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। आप बुक खोल के देखोगे तो आपको पता है वहां पे सी नॉट को आर नॉट बोला गया है, और सी टी को आर बोला गया है, डिवाइड बाई टी। मैं साथ साथ फील भी ले रहा हूँ और बुक वाला काम भी कर रहा हूँ। ठीक है भैया, अब देखो हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बाई क्या आ जाएगा, के। ठीक है, आर नॉट कितना दिया हुआ है, आर नॉट इसी मतलब इनिशियल कितना है 0.100 लिख दे। ठीक है, और मेरा आर कितना है, ठीक है, सी टी लिख देता हूँ भैया, कंफ्यूजन मत हो जाना। सी नॉट को ही आर नॉट बोलते हैं और सी टी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, कितना दिया है 0.064, और मेरा टाइम कितना है, सॉरी कांस्टेंट कितना है 4 इंटू 10⁻³। अब सॉल्व कर लोगे क्या, नहीं सर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ से करोगे तुम, है ना। 100 से 0.064 गया तो क्या बचेगा, 0.100 है ना, 3 डेसिमल है। हाँ, तो 0.36 बचेगा क्या, 0.36 तो नहीं बचेगा, 0.036 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4/10⁻³ है। ठीक है ना अब देखो ये जाएगा तो नीचे भी 10⁻³ आ जाएगा, 4 9 जा 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ था भैया, सेकंड में दिया हुआ था, तो ये भी सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो भाई बहुत कम है भाई, कुछ गलती तो नहीं किया हमने, इतना के दिया हुआ है कितना, यहाँ देखो भैया, वैसे सही होगा पर मेरे को लग रहा है इतना कुछ ज्यादा कम आ गया, 0.064/4 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, हाँ सही लग रहा है मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना यहाँ पे -3 होना चाहिए। ठीक है,
तब जाके भैया यहाँ पे 10 की पावर +6 होता तो कुछ वैल्यू भी होता। 9 इंटू 10 की पावर -6, मेरे को लग रहा है इन्होंने कुछ झोल किया है, ठीक है, लिखने में। यहाँ पे अगर -3 होता ना, तो यहाँ पे होता है 9 इंटू 10 की पावर +6, क्योंकि माइनस ये ऊपर जाता तो फिर ठीक है। पर ठीक है, मतलब हो सकता है ये भी हो, कोई गारंटी नहीं भैया, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। हमें तो जो डेटा मिला उससे हमने क्वेश्चन बनाया, पर कंसेप्ट तो क्लियरिटी आ गया होगा। रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो, हो सकता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। 14 क्या बोला है? ऑब्जर्वर द ग्राफ शोन इन द फिगर। ओ ये वही है, देखो भैया, ये स्लोप मुंह पे याद हो गया। k/2.303 क्या बोला है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, स्लोप पता है, और रेट कांस्टेंट और टी हाफ का आपको पता ही है। टी हाफ क्या होता है? 0.693/k होता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन ही कर लिए भाई इसका, ठीक है। ओके, और 15 तो मैंने लंबा चौड़ा आपको बता ही दिया। दैट्स कॉल्ड 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको मैंने 15 का 15 क्वेश्चन बता दिया, कंसेप्ट भी बता दिया। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और बहुत लोग बोल रहे हैं कन्वर्जन्स के क्वेश्चन लाने के लिए, मैं लाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। वैसे 15-20 कन्वर्जन के मैंने वीडियो डाल दिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।